स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी की 400 सीट पक्की हो गई क्या? आज इसके बारे में बात करेंगे। जो काम मोदी पूरा कर चुके कांग्रेस उन्हें ही करने का वादा क्यों कर रही है भाई? सिर्फ मोदी के नाम पर कितने करोड़ वोट पड़ते हैं इसकी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। 2024 चुनाव पर सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर होगा सबसे पहले। फिर बात होगी संजय सिंह की। संजय सिंह फिर दोबारा केजरीवाल के पास जेल जाने की तैयारी में है क्या? सुनीता केजरीवाल की वो तैयारी जो बता रही केजरीवाल लंबा अंदर गए हैं क्या? इसके अलावा मोदी की पाकिस्तान पर वो सीक्रेट सर्जिकल स्ट्राइक जिसका राज अब खुला। मोदी का नया इंडिया देश के दुश्मनों को उन्हीं के घर में ठोक दे रहा है क्या? आज इसका चैप्टर भी है। और फिर बात होगी 8 अप्रैल को अमेरिका में होने वाला वो अंधेरा जो मारामाल कर देगा। ऐसा अंधेरा कि आपके या कई लोगों के अकाउंट में नोट जगमगाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी में मदरसा चलाने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड को अवैध बताते हुए भंग करने का आदेश दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने 16,000 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी थी। जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 22 मुकदमों में आजम खान समेत 12 लोगों पर आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के लिए उनको बंधक बनाने और बिना कीमत जमीन अपने नाम करने का आरोप लगा। एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। किताब से बाबरी विध्वंस, गुजरात दंगे और हिंदुत्व की राजनीति जैसे टॉपिक हटा दिए हैं। किताब के चैप्टर अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है को बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है यह कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। उरी सेक्टर में हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी सीमा पार से कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है भाई कि नरेंद्र मोदी की 400 सीटें पक्की हो गई हैं क्या? जो काम मोदी पूरा कर चुके कांग्रेस उन्हें ही करने का वादा क्यों कर रही है? सिर्फ मोदी के नाम पर कितने करोड़ वोट पड़ते हैं इसकी रिपोर्ट क्या है? यानी 2024 के चुनाव पर सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा हूं। कल हमने आपको बताया कि कैसे मोदी राज में राहुल मालामाल हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने ऐसा घोषणा पत्र बना दिया जिससे मोदी की लॉटरी लग जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें क्या खास है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए लोकसभा चुनाव की डेट आए 20 दिन हो गए। 20 दिन पीएम मोदी धमाधम प्रचार कर रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि उनके नेता घरों से निकलने के लिए भी तैयार नहीं दिख रहे। यह एक तरह से क्लियर मैसेज है कि 2024 के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं। पीएम मोदी पूरी तरह से न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बल्कि आंकड़े भी यही कहते हैं कि जब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम मोदी के नाम पर इतने एक्स्ट्रा वोट खींच कर लाता है उनका चेहरा, उनका नाम, कि विपक्ष दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। आज आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ये नाम बीजेपी को विपक्ष से कोसों आगे कर देता है। मोदी के सिर्फ नाम पर कितने करोड़ वोट पड़ते हैं आज आपको यह दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि पीएम मोदी किस तरह से प्रचार में मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी से बहुत पीछे विपक्ष नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यानी यहां पर वो कछुआ खरगोश वाली कहानी नहीं है कि खरगोश को लगा कि अरे यार मैं तो लीड लिए हुए हूं तो थोड़ा सो जाता हूं। यहां खरगोश सोने के लिए तैयार ही नहीं है और कछुआ बढ़ने को तैयार नहीं है। यह वाला हिसाब चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुरू में थे, वहां उन्होंने चुनावी रैली की। चुरू में पीएम मोदी ने यह कहा कि 10 साल तो सिर्फ एपेटाइजर जैसा था। एपेटाइजर मतलब कहीं जाते हैं खाने के लिए होटल वगैरह में तो शुरू में कुछ खाना नहीं मंगाते हैं, हल्का फुल्का, थोड़ा माहौल बनाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ
शुरू वाला काम हुआ है, खाने की पूरी थाली तो अभी बाकी है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। चूरू की जिस सीट पर आज पीएम मोदी की चुनावी रैली हुई, उस सीट पर बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया है। चूरू सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कासवां का टिकट काटकर ओलंपियन और पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज राहुल कासवां कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चूरू से लड़ रहे हैं। लेकिन चूरू सीट पर बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं है, क्योंकि चूरू सीट 1999 से लगातार 25 साल से बीजेपी के ही पास है। चूरू सीट जाट, दलित, मुस्लिम वोटर बहुल सीट है। यहां से पीएम मोदी ने मुस्लिम वोटर्स को भी एक मैसेज देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर आज क्या कहा है यहां चूरू में, वो सुन लीजिए एक बार। फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे राम का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए काम तो गिनवाए, साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता डर रहे हैं कि राम का नाम मुंह पर आया तो उनका राम राम ना हो जाए, जिसके लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस की एक एडवाइजरी का भी जिक्र किया। सुनिए पीएम मोदी को, फिर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जो बताएगी कि मोदी के नाम पर कितने करोड़ वोट कैसे खींचे चले आते हैं। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। यानी प्रधानमंत्री को अगर आप देखेंगे, वो अपने काम भी गिना रहे हैं, वो राम का नाम भी याद दिला रहे हैं, और मेहनत में भी कोई कमी नहीं। और यह तब है जब पीएम मोदी किसी भी चुनाव के प्रचार में अगर उतर जाएं तो सारा माहौल बदल जाता है। यह कई बार देखा गया है। विपक्ष की हवा टाइट हो जाती है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पीएम मोदी विपक्ष को कोसों पीछे छोड़ देते हैं, और यह आंकड़े गवाही देते हैं। मैं आपको बताता हूं आंकड़ों के जरिए। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया तो बीजेपी के वोट बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख हो गए, जबकि 2009 लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट नहीं थे, उस चुनाव में बीजेपी को मात्र 7 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। यानी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाने पर बीजेपी को 2009 की तुलना में 9 करोड़ 30 लाख वोट का फायदा हुआ। मतलब 2009 में टोटल जितना वोट आया था उससे भी ज्यादा वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर बढ़ गया। वहीं 2019 में जब बीजेपी ने एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का वोट और बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गया। और अगर इस तरह देखा जाए तो 5 सालों में मोदी के चेहरे पर एक बार फिर बीजेपी के वोट 5 करोड़ 70 लाख बढ़ गए। यह है नरेंद्र मोदी नाम का जादू।
मोदी फैक्टर जिसको कहा जाता है कि कहां 2009 में बीजेपी 7-8 करोड़ वोट पर थी, नरेंद्र मोदी 10 साल में उठाकर उसको 23 करोड़ 24 करोड़ वोट पर ले आए। ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना कर दिया। जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी की राजनीति का केंद्र बने, तब से बीजेपी का वोट शेयर भी रॉकेट बन गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर की 127 सीटों पर मोदी के चेहरे का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देश भर में नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से 127 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का वोट शेयर 20% से भी ज्यादा बढ़ गया। बाकी जगह तो बढ़ा ही, लेकिन ये 127 सीटें ऐसी थी जहां 20% का जंप आया सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और चुनाव में बहुत 2% 3% वोट पड़ना बड़ी बात होती है, 20% का जंप। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2009 में बीजेपी ने इन 127 सीटों में से केवल 5 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने के बाद बीजेपी को इन 127 सीटों में से 104 पर जीत मिली। 5 जीते थे, 104 पे पहुंच गए, 99 सीट का इजाफा हो गया। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना बड़ा होता है, इसको आप राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले वोट शेयर से भी समझ सकते हैं। आंकड़ों को अगर देखा जाए, राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट मिलते हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है, पब्लिक को समझ में आता है कि यह तो मोदी के नाम पे वोट करना है, तो राज्यों में जिस बीजेपी को कम वोट पड़ा होता है, वो भी मोदी फैक्टर की वजह से वहां बम्पर जंप दिखता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, आप देखिए क्या स्थिति रही इन राज्यों में जहां पर 2019 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा की तुलना में देखें, विधानसभा की तुलना में कितना वोट कहां पर बढ़ा, अब आप इसको देखिए। जैसे हरियाणा में जब 2019 का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, तो जितना विधानसभा में वोट बीजेपी को आया था, उससे 21.7% ये प्लस हो गया। समझ रहे हैं? मोदी के नाम पे 22% वोट बढ़ गया, जितना हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को वोट पड़ा था उससे। हिमाचल में देखिए, हिमाचल में बीजेपी को जितना वोट आया था, उसमें 20% वोट बढ़ गया सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में। राजस्थान, यहां पर भी 20% से ज्यादा का जंप आ गया नरेंद्र मोदी के नाम पर। छत्तीसगढ़, नरेंद्र मोदी का नाम, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी बावजूद यहां पर 18.5% का जंप आ गया, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डाल रहे। दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भर भर के वोट आ रहे थे, बावजूद इसके जब नरेंद्र मोदी का नाम आया तो 18.3% बीजेपी का वोट बढ़ गया। एमपी, यहां पर 17.5% वोट बढ़ गया बीजेपी का नरेंद्र मोदी के नाम पर। कर्नाटक विधानसभा में जितना वोट बीजेपी को आया था, उसमें भी 15.5% वोट बढ़ गया। किसके नाम पर? सिर्फ मोदी के नाम पर। यह एक नाम का जादू है और आप इसको नकार नहीं सकते। आप आंखें बंद कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह किसी के कहने, किसी चैनल पे कुछ दिखा देने, किसी के कुछ कह देने से नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी से लोगों का कनेक्ट है, इसलिए इतना भर भर के वोट पड़ता है। जब इस तरह के आंकड़े हों तो फिर नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना किसी के लिए आसान नहीं है। यह बात विपक्ष भी समझता है, इसलिए उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। आज कांग्रेस ने अपनी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वैसे होना तो यह चाहिए था कि इंडी गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी कर दे, लेकिन अब इंडी गठबंधन तो सिर्फ नाम का बचा है, इसलिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करके एक तरह से खाना पूर्ति कर दी। क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो बातें ही नहीं हैं जो बातें राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता 5 साल से रटते चले आए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 5 वर्गों के लिए 25 गारंटीज दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 5 बड़े वादे क्या हैं, जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा कर दिया। जातीय जनगणना और उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का वादा कर दिया। आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म करने का वादा किया गया। मैनिफेस्टो जारी करते हुए आज राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि वो वादे जिसे कांग्रेस या तो मैनिफेस्टो में डालना भूल गई या जानबूझकर उन्हें छोड़ दिया। ये जो मैनिफेस्टो बना है,
ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। यानी राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि उनके लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उससे बीजेपी 400 पार जा सकती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल गांधी लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी ने रैलियों में तो बहुत तालियां बटोरी, लेकिन मैनिफेस्टो में कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर चुप है। पहला मुद्दा है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, दूसरा मुद्दा है ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत मुखर होकर बोलते रहे, लेकिन मैनिफेस्टो में इन मुद्दों पर सन्नाटा है। इसलिए अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने इन मुद्दों को जानबूझकर छोड़ दिया या वो भूल गई। क्योंकि जैसे आप ओपीएस का मुद्दा देखिए, यह वो मुद्दा है जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में चुनाव जीता। खुद कांग्रेस ने जीत का क्रेडिट इस मुद्दे को दिया था। इसी जीत से उत्साहित होकर कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस का वादा किया, इसके लिए नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया था। एमपी में भी कांग्रेस ने जनता से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा किया था। अब आप खुद सुनिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करने को लेकर कैसे प्रियंका वाड्रा साल 2022 में मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी। इसके बाद आपको बताऊंगा आज कांग्रेस ने ओपीएस पर क्या सफाई दी। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। अब कोई कांग्रेस पार्टी से भी तो पूछे कि आपके पास अब पैसा नहीं है, क्यों नहीं डाला मैनिफेस्टो में ओपीएस को। यह सवाल पूछा गया। जिस ओपीएस के मुद्दे को कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, उसी पर वो घोषणा पत्र में चुप क्यों है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ओपीएस को लेकर बहुत सी रिपोर्ट यह बता चुकी है कि इसे लागू करने में भयंकर खर्च है, इसे लागू करना आसान नहीं है। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे से कन्नी काट रही। हालांकि घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र न होने से सबको हैरानी तो हुई। इस पर सवाल उठे तो कांग्रेस ने कहा कि ओपीएस को भूले नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने क्या सफाई दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way. It would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. तो आज जब ओपीएस नहीं डाले घोषणा पत्र में तो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो क्या करती है। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सत्ता में आएंगे, क्योंकि अगर आप सत्ता में आने का को लेकर कॉन्फिडेंट है तो सीधा लिखिए कि हम ओपीएस लाएंगे। कमेटी कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ओपीएस लाएंगे। अगर ओपीएस ठीक है देश के लिए, आप माने बैठे हैं, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लाने की बातें कर रहे थे, हिमाचल में ले आए, तो देश में लागू कीजिए। फिर मोदी सरकार में बनी कमेटी क्या करती है, इससे आपका क्या लेना देना। लेकिन जब जवाब नहीं है तो बोल दिया कि हाँ मोदी जी कुछ कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस को ईवीएम का मुद्दा भी उल्टा पड़ता दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ईवीएम को नकारने की बात नहीं की। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ईवीएम से ही चुनाव कराने की बात कही। घोषणा पत्र में बैलेट पेपर का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने ईवीएम और बैलेट पेपर की पारदर्शिता के लिए कानून में संशोधन का वादा किया। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि मतदान ईवीएम से होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट स्लिप से किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने ईवीएम को तो खारिज नहीं किया, लेकिन यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं।
हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी 400 सीट की बात कर रही है, लेकिन बिना ईवीएम, बिना मैच फिक्सिंग के 180 सीट नहीं आई। राहुल गांधी कह चुके हैं कि ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। एक बार सुनिए कैसे पिछले महीने ही राहुल गांधी ईवीएम हटाओ का नारा देकर माहौल बना रहे थे। फिर बताता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो वादे जो मोदी पहले ही पूरे कर चुके हैं और इन्होंने घोषणा पत्र में डाल दिया है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। हमने पाठशाला में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर रिसर्च की, तो उसमें कुछ वादे ऐसे भी दिखे जिसे पीएम मोदी पहले ही पूरा कर चुके हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने मुफ्त इलाज का वादा किया, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात की, जबकि मोदी सरकार में पहले से ही आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो आप क्या तूफानी कर दीजिएगा? अब तक 34 करोड़ हेल्थ कार्ड ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं, 6 करोड़ लोगों को फ्री में हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है। फिर कांग्रेस ने वादा किया हुआ है कि वो SC/ST वर्ग को घर बनाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज देगी, जबकि मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत कुल 23 करोड़ SC/ST और OBC को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया है। यह मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल लोन का 50% से ज्यादा है। कांग्रेस ने वादा किया कि SC/ST वर्ग के गरीब छात्रों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का नेटवर्क बनाएगी, जबकि 2019 में ही पीएम मोदी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, जिसमें ST आबादी के छात्रों को पढ़ाया जाता है। अब तक 400 एकलव्य स्कूल ऑलरेडी देश में बन चुके हैं और 2026 तक यह आंकड़ा 740 हो जाएगा। यानी कायदे का मैनिफेस्टो भी नहीं बना पाए। जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया कि वो सोलर पैनल को ट्यूबवेल के साथ इंस्टॉल करने का बड़ा प्रोग्राम चलाएंगे, जबकि 2019 में ही पीएम मोदी ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। अब तक कुल 2.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। 2,95,000 सोलर वाटर पंप लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि भारत से चुराई गई आर्ट को वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी इस पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। 2014 से 2023 के बीच मोदी सरकार अब तक कुल 238 चुराई हुई आर्टिफैक्ट्स को वापस ला चुकी है, जबकि 2004 से 2009 के बीच, अब जब यूपीए की सरकार थी, तब सिर्फ आर्टिफैक्ट को ही वापस लाया जा सका था, एक आर्टिफैक्ट को। यानी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखी हैं जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पूरी कर रहे हैं या कर चुके हैं। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करने पर आज पीएम मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां सिर्फ घोषणा पत्र जारी करती हैं, जबकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर मैनिफेस्टो की तस्वीरों पर कैसे कांग्रेस फंस गई। एक काम किए हैं, उसमें भी 10 लोचा है। लेकिन पहले एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आज एक विवाद भी हो। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो तस्वीरें इस्तेमाल हुई, जिसे दिखाकर सुधार के वादे किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें भारत की नहीं है बल्कि विदेशों की हैं। एक बार सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लगी तस्वीरों पर कैसे पोल खोली। फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों अब बोलना पड़ रहा है कि ताली बजा दो भाई। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ
चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी का थाईलैंड के। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ तस्वीरों का ही झोल नहीं दिखा, बल्कि कांग्रेस के जोश में भी झोल है। आज मैनिफेस्टो जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी घोषणा की, फिर उसके बाद उन्हें अपने नेताओं से कहना पड़ा कि कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है। यह हाल है, बड़ी घोषणा कर रहे हैं अध्यक्ष जी और कोई ताली ही नहीं बजा रहा। तो उन्होंने कहा कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा भाई, सुनिए क्या हुआ है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। वोट तो बाद की बात है, अपने लोगों से ताली भी बोल के बजवानी पड़ रही। कितने वोट पड़ेंगे भगवान जाने। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की कमी से कांग्रेस अध्यक्ष परेशान है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नहीं दिखा, जिस पर उन्हें पूछना पड़ा कि खाना नहीं मिला है क्या। वहां भी इनको दिखा कि जोश ही नहीं है, ना पार्टी के कार्यक्रम में जोश, ना कार्यकर्ता में जोश। सुनिए वहां क्या हुआ था। क्या तुम्हारे पास जोश नहीं? क्या खाना खाए क्या नहीं? क्या जे आप डोमिनेशन को बुलाए, खाना नहीं खिलाए इनको, फिर आवाज नहीं आ रही। यानी हाउस द जोश पूछने की गलती भी नहीं कर सकते खड़गे जी। हाउस द जोश पूछेंगे तो लो सर सुनाई देगा, और वो भी शायद सुनाई न दे पाए, इतना जोश लो है। यह कांग्रेस का लो जोश का हाल है। इससे पहले भी कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजामों पर नाराजगी जता चुके हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि वो अपनी ही पार्टी के इंतजामों से परेशान है। देखिए बीजेपी की तरफ से जारी इस वायरल वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। व्यवस्था करना आप लोग, एक हजारों लोगों भीड़ के साथ 400-500 लोगों में ढकला ढकली और डिसिप्लिन नहीं। मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर, मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर, मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर। बात करते बड़े बड़े, उनका प्रशंसा करो, वो करो, क्या करो। ये दूसरी बार हो रहा है। वहां पर लास्ट टाइम बना। बताइए अध्यक्ष जी के साथ ऐसा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यह नाराजगी ऐसे ही नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कोई भी पार्टी अध्यक्ष परेशान हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। हरीश रावत ने अपनी पार्टी को आलसी और सुस्त बता दिया था। जब उनसे इस बयान पर रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने फिर कहा कि कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव तो बीजेपी है। एक बार सुनिए रावत साहब को, फिर केजरीवाल जी का चैप्टर खोलता हूं। जो सत्यता है उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। यानी अमूमन लोग सत्ता में होते हैं तो होश खो बैठते हैं। बीजेपी होश में दिख रही है और कांग्रेस का जोश ही गायब है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि क्या संजय सिंह दोबारा केजरीवाल के पास जेल जाने की तैयारी में है। सुनीता केजरीवाल की वो तैयारी जो बता रही कि केजरीवाल शायद लंबा अंदर गए हैं। शराब घोटाले में आरोपी संजय सिंह अभी बेल पर बाहर है, लेकिन आज उन्होंने शराब घोटाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोटाले पर बड़े खुलासे का दावा किया। मतलब सोचिए, खुद आरोपी होकर वो खुद को और अपनी पार्टी के नेताओं को क्लीन चिट बांट रहे हैं। अलग ही खेल चल रहा है बॉस। ये बेल पे बाहर आए हैं, अभी आरोपी हैं और वो सबको क्लीन चिट बांट रहे हैं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब क्लीन। संजय सिंह ने आज शराब घोटाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। यानी एक आरोपी दूसरे आरोपी की बेगुनाही साबित कर रहा है। खैर, संजय सिंह को सुनिए आज उन्होंने शराब घोटाले को लेकर क्या कहा, फिर बताऊंगा कि संजय सिंह जो कह रहे हैं वो शराब घोटाले में मौजूद सबूतों से कितना मेल खाता है। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत
ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए, जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में लेकिन मजा बहुत आता है। संजय सिंह ने शराब घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस केस में जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है वो तो अलग ही कहानी बता रही है। हम आपको इस मामले में से जुड़े कुछ नए फैक्ट्स दिखाते हैं जिसके बारे में संजय सिंह ने कुछ नहीं कहा। हमारे पास जो शराब घोटाले से जुड़े हुए 2 लोगों की एक्सक्लूसिव चैट की जानकारी है। यह बातचीत सुनील दुग्गल और मनोज राय के बीच हुई। ये दोनों ही परनॉर्ड रिकॉर्ड नाम की शराब कंपनी में काम करते थे। सुनील दुग्गल ने विजय नायर के खिलाफ ईडी के सामने गवाही भी दी थी। चैट में सुनील दुग्गल मनोज राय से कहते हैं, आपको नायर के बारे में पता होगा, उसकी एड एजेंसी ने पहले बकार्डी के साथ काम किया था। वो बहुत सारी चीजों की डिमांड कर रहा था जो हमने मना कर दिया था। उसका कहना था कि लोकल कंपनियां बहुत कुछ ऑफर कर रही हैं, इसलिए हम उनके साथ जाएंगे। इसके बाद सुनील दुग्गल ने मनोज राय को लिखा कि इसलिए तुम उसकी बात सुनो। दोनों लोगों के बीच यह बातचीत 30 मार्च 2021 को दोपहर 12:19 पर हुई और यह बातचीत का रिकॉर्ड भी ईडी के पास है। यानी इस बातचीत से साफ है कि विजय नायर शराब कंपनियों से डील कर रहा था, जबकि उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सारे सबूत ईडी रख रही है कोर्ट के सामने, फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है बॉस। हमारे पास एक और चैट की एक्सक्लूसिव जानकारी है जो गोवा चुनाव से जुड़ी है। इसमें 2 लोग गोवा चुनाव के प्रचार पर बात कर रहे हैं। इस चैट में एरन जिंक एडवर्टाइजिंग गोवा की तरफ से लिखा है कि भाई आप पेमेंट कैश होगी या बिल बनेगा और कब तक पेमेंट मिल जाएगी। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है कि दोनों होगा, यानी कैश में भी पेमेंट लिया जाएगा और चेक से भी पैसा आएगा। यहां पर सवाल यह कि आम आदमी पार्टी बिलिंग और कैश दोनों तरीकों से पेमेंट क्यों कराना चाह रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यही तो आरोप लगाया था कि हवाला के जरिए गोवा चुनाव में पैसा पहुंचाया गया और कैश में खर्च किया गया। संजय सिंह बेल पर बाहर हैं, उन्हें कई शर्तों के साथ बेल मिली हुई। बीजेपी का आरोप है कि इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि वो अपने केस को लेकर मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह तो खुलकर शराब घोटाले पर बोल रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक बार बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुनिए, फिर बताऊंगा सुनीता केजरीवाल को लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या बड़ी बात कह दी। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। अब बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है कि संजय सिंह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अगर ऐसा हुआ, क्योंकि जमानत सशर्त मिली है, तो क्या संजय सिंह दोबारा जेल जा सकते हैं। हालांकि संजय सिंह एक बात और कह रहे थे कि जो बयान कई गवाहों ने दिए उसमें केजरीवाल का नाम लेने के पहले की गवाही को ईडी ने नहीं माना। बॉस, मैं इतनी साधारण सी बात है ये, मतलब कोई आदमी जिससे आप पूछिए कि तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, वो जब तक कहता रहे कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, वो बात माननी चाहिए, या जब वो अपना जुर्म कबूल ले कि मैंने चोरी की है तब वो बात माननी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस है बॉस। ईडी पूछे, सीबीआई पूछे, पुलिस वाला पूछे, थाने में बैठा के कोई पूछे, किसी के मर्डर केस में पूछे, किसी हवाला केस में पूछे, किसी पीएमएलए केस में पूछे, किसी में भी पूछे, जब मानेगा कि हाँ भाई हमने गलती की, मान लिया, उसकी वैल्यू होगी। कि जब तक वो कहता रहा कि मैंने नहीं माना, मैंने नहीं माना, मैंने कुछ नहीं किया, उसकी वैल्यू होगी। गजब ही हिसाब चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी में अंदरूनी टकराव भी बढ़ सकता है और इस आशंका के बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ही पार्टी को एकजुट रख सकती हैं। सुनीता केजरीवाल का कार्यकर्ताओं पर पॉजिटिव प्रभाव है, मुश्किल समय में पार्टी को एकजुट रख सकती हैं। वो सुनीता केजरीवाल चुनाव में प्रचार करेंगी तो अच्छी बात है।
सौरभ भारद्वाज के इस बयान को तो यही मतलब निकाला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई है तो वो सुनीता केजरीवाल है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ भारद्वाज ये बयान जानबूझकर उनसे दिलवाया गया है क्या, ताकि पूरी पार्टी को यह मैसेज चला जाए कि सुनीता केजरीवाल ही प्रमुख चेहरा है, संजय सिंह नहीं। वरना आप सोचिए अचानक सौरभ भारद्वाज इतना बड़ा दावा क्यों करने लगे, और वो भी संजय सिंह के बाहर आते ही। सुनीता केजरीवाल ही पार्टी को एकजुट रख सकती है, यह कहने की जरूरत आज क्यों पड़ गई भाई, जबकि सुनीता केजरीवाल तो फुल टाइम क्या पार्ट टाइम नेता भी नहीं है, वो पार्टी के किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और अगर सुनीता केजरीवाल को पार्टी को एकजुट रखना पड़ रहा है तो फिर तो मतलब यह कि आप माने बैठे हैं कि केजरीवाल लंबा अंदर गए, बाहर नहीं आएंगे। और दूसरा सवाल उठ रहा है कि संजय सिंह के बाहर आते ही पार्टी में कहीं नया गुट ना बन जाए, उनको नेता बनाने, सीएम बनाने की बात ना हो जाए, इसकी वजह से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। तमाम चीजें चल रही हैं, उस पर बात बताता रहूंगा। और अब माफिया मुख्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे अखिलेश यादव, यह बड़ी खबर आ रही है। 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव, मुख्तार के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, मुख्तार की कब्र पर भी जा सकते हैं अखिलेश यादव, यह खबर आ रही है। मुख्तार की मौत की जांच कराने की मांग की गई थी। इसके पहले अखिलेश यादव से पहले धर्मेंद्र यादव मुख्तार के परिवार से मिलने जा चुके हैं। ओवैसी भी गाजीपुर जाकर मुख्तार के बेटे से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद अब बड़ी खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव गाजीपुर जाएंगे, मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, और खबरें निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि वो मुख्तार की कब्र पर भी जाएं। ये उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर।